अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आरएलसी सीरीज सर्किट में आज हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, या हम इसको बोलते हैं एक्सप्रेशन फॉर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी या जो रेजोनेंस रिस्पांस हमें मिलेगा उस पॉइंट के ऊपर जो करंट होगा उसकी वैल्यू जो है वो सबसे बड़ी आएगी। तो अब आप देखो कि हमने ये देखा था आरएलसी सीरीज सर्किट, सीरीज में रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर लगाए थे, एक साथ में ऑसिलेटर लगाया था। तो इस सर्किट के अंदर हमने जो करंट निकाली थी, इस करंट की वैल्यू थी आई इक्वल टू ई नॉट ओवर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी। अब अगर हम इस टर्म को देखें, ओमेगा एल मतलब आपके पास जो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर है, और 1 ओवर ओमेगा सी जो कि रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर है, ये दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, और आर जो है ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं कर रहा। अगर हम इस पोर्शन को देखें, ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी, तो ओमेगा जो है वो 2 पाई एफ के बराबर है, तो हम इसको लिख लेते हैं 2 पाई एफ इंटू एल माइनस 1 ओवर 2 पाई एफ इंटू सी। अब ये जो टर्म है इसको अगर आप देखो, इफ़ एफ इक्वल टू ज़ीरो, एफ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है जब आपके पास लो फ्रीक्वेंसी है। तो अगर हम लो फ्रीक्वेंसी पे इस टर्म को देखें तो फिर हम इस लो फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू जो है इसको चेक करते हैं। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो है फॉर एफ इक्वल टू ज़ीरो 2 पाई एफ की जगह आ गया 0 इंटू एल माइनस 1 ओवर 2 पाई एफ की जगह पे 0 इंटू सी। तो 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग, ये आपके पास आ जाएगा 0 माइनस 1 ओवर 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0, और 1 ओवर 0 इन्फिनिटी, तो आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी। और अगर हम इसको पुट करें, अब अगर आप इसको चेक करो, इफ़ एफ इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब हम जो चेक कर रहे हैं करंट की वैल्यू एक लो फ्रीक्वेंसी के लिए, एक हाई फ्रीक्वेंसी के लिए। एफ इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखना है, एफ इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देख रहे हैं। तो हाई फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू इन्फिनिटी पे अगर आप देखो तो ये वाली जो टर्म है, ये टर्म क्या बन जाएगी, ओमेगा एल माइनस 1 ओवर ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा की जगह आ गया 2 पाई एफ इंटू एल माइनस 1 ओवर 2 पाई एफ इंटू सी। तो अब अगर आप एफ़ की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है, एफ़ की वैल्यू इन्फिनिटी, तो 2 पाई इंटू इन्फिनिटी इंटू एल माइनस 1 ओवर 2 पाई एफ की जगह इन्फिनिटी इंटू सी। तो ये आपके पास आ जाएगा इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय समथिंग इन्फिनिटी माइनस 1 ओवर इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय समथिंग इन्फिनिटी, और 1 ओवर इन्फिनिटी जो है इसकी वैल्यू होती है 0, तो आंसर आ जाएगा आपके पास प्लस इन्फिनिटी। तो लो फ्रीक्वेंसी पे जब आप देखो तो आंसर आएगा माइनस इन्फिनिटी, और जब आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी है तो आंसर आएगा प्लस इन्फिनिटी। लेकिन अगर ये दोनों वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करें, लो फ्रीक्वेंसी के लिए और हाई फ्रीक्वेंसी के लिए, अगर आप करंट की वैल्यू जो है वो पुट करें तो आपके पास जो आंसर आएगा आई नॉट इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट आर स्क्वायर, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है। यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करो माइनस इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी, ई नॉट ओवर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, तो 1 ओवर इन्फिनिटी, आंसर आपके पास आएगा 0। तो जब हमने लो फ्रीक्वेंसी देखा तो आपके पास करंट की वैल्यू 0। जब आप हाई फ्रीक्वेंसी देखेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी के केस में क्या आएगा, हाई फ्रीक्वेंसी के केस में भी आपके पास आंसर इन्फिनिटी है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे आई नॉट इक्वल टू ई नॉट ओवर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी इसका स्क्वायर ई नॉट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में कोई चीज़ ऐड कर दें, क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है
तो ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास इन्फिनिटी ही आएगा, और 1/इन्फिनिटी इसका आंसर जो है वो भी 0 आएगा। इसका मतलब जब हम लो फ्रीक्वेंसी पे और हाई फ्रीक्वेंसी पे सर्किट का रिस्पांस चेक करेंगे तो करंट की वैल्यू जो है वो आएगी 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि करंट को कैलकुलेट करना है तो फिर आपको यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी, इसकी ऐसी वैल्यू सेट करनी पड़ेगी कि यहाँ पे आंसर जो है वो इन्फिनिटी ना बने, बल्कि आपके पास जो है कोई फाइनाइट नंबर बने। तो अगर ये फाइनाइट नंबर बन गया तब आपके पास करंट जो है ये आपको मिलेगी। तो इसकी ये लिखने के बाद आपने इधर आ जाना जी, ये आप समझ लें ये पेज नंबर 1 है और ये वाला पेज नंबर 2 है। फॉर एनी अदर वैल्यू ऑफ ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की आपने यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुट करनी है इफ़ द इन दी फ्रीक्वेंसी रेंज, 0 से आपके पास बड़ी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए और इन्फिनिटी से छोटी वैल्यू होनी चाहिए, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी रेंज है। तो 0 और इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर होगा जहाँ पे हमें करंट का रिस्पांस मिलेगा। द वैल्यू ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन द फैक्टर ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा c। तो 0 और इन्फिनिटी के बीच में ये जो फैक्टर है ना, ये फैक्टर जो है ये डिसाइड करेगा कि आपके पास करंट की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है या कम हो रही है। विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी ओमेगा, और ये आपके पास जो ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा क्या होगा 2πf होगा। द अप्लाइड वोल्टेज, अगर आपके पास यहाँ पे जो आपने ऑसिलेटर लगाया है, ये ऑसिलेटर के पास वोल्टेज क्या है V = V0 इंटू साइन ओमेगा टी। तो आपने इसको इसके साथ ये जो सर्किट हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो वहाँ पे आपके पास एक जो है फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर लगा होगा, तो आपने फ्रीक्वेंसी जो है इसको इंक्रीज़ करना है। तो अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास देखो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ये फैक्टर आपका बढ़ेगा। जब आपके पास फ्रीक्वेंसी जो है इसने बढ़ना है, मतलब आपके पास ओमेगा जो है अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब ये है आपके पास XL जो है ये इंक्रीज़ होगा, और आपके पास जब XL इंक्रीज़ ओमेगा L इंक्रीज़ होगा तो यहाँ पे है 1/ओमेगा, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/ओमेगा c। ओमेगा अगर बढ़ेगा तो 1/ओमेगा आंसर क्या होता जाएगा, ये छोटा होता जाएगा। इसका मतलब अगर आप इसको बढ़ाएं, अगर आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी ये बढ़ती है, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो बढ़ेगा और कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो छोटा होगा, और आपके पास आंसर जो है ये वैल्यू बढ़ी, ये वैल्यू आपके पास आएगी इंक्रीज़, और माइनस ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी डिक्रीज़। इंक्रीज़ माइनस डिक्रीज़, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, आंसर आपके पास बड़ा आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। तो पॉजिटिव का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो आपके पास बड़ा आ जाएगा। ओमेगा एल जो है इसने क्या होना है, ओमेगा एल जो है इसने अगर बढ़ना है तो 1/ओमेगा c जो है इसने कम होना है। लेकिन अगर आप ओमेगा की वैल्यू जो है इसको डिक्रीज़ करें, अगर ओमेगा जो है डिक्रीज़ हो, कम हो रहा हो, यहाँ पे हम ओमेगा को बढ़ा रहे हैं, तो अगर आप ओमेगा को कम कर रहे हैं तो इसका मतलब ओमेगा एल क्या होगा, ओमेगा एल ये वैल्यू कम हो रही है, तो ये आपके पास वैल्यू ओमेगा एल इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है ये डिक्रीज़ होगी, और 1/ओमेगा c जो है इसने क्या होना है 1/ओमेगा, ओमेगा आपके पास आ गया छोटा, 1/ स्मॉल फैक्टर, आंसर आपके पास जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसका मतलब अगर हम ओमेगा को इंक्रीज़ करें, ओमेगा को अगर हम इंक्रीज़ करें तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगी। अगर ओमेगा को डिक्रीज़ करें मतलब लो फ्रीक्वेंसी पे ये फैक्टर जो है वो बड़ा आएगा और ये फैक्टर छोटा आएगा। इसके साथ लिख लेते हैं एंड वाइस वर्सा। अच्छा जी बेटा, अब आप देखो अगर आपके पास ये वैल्यू बड़ी होए, अगर ये वैल्यू बड़ी है मतलब आपके पास आंसर पॉजिटिव आए। अगर ओमेगा एल बड़ा है 1/ओमेगा c छोटा, तो आंसर क्या आएगा आपके पास पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर ओमेगा एल जो है वो छोटा है और 1/ओमेगा c जो है वो बड़ा है,
ये फैक्टर आपके पास हो गया डिक्रीज, -1/ओमेगा c क्या हो गया, ये आपके पास इंक्रीज। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, नेगेटिव आएगा। चाहे पॉजिटिव आंसर आए चाहे नेगेटिव आंसर आए, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर लेने से जो नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। तो एज ए होल ये टर्म जो है ना वो आपके पास, चूँकि प्लस का स्क्वायर आना है तो आंसर बड़ा, माइनस का स्क्वायर आएगा तो आंसर ये बड़ा आएगा। तो एज ए होल द टर्म ओमेगा एल -1/ओमेगा c डिक्रीजेस एंड करंट इंक्रीजेस। तो ये आपके पास वैल्यू क्या आएगी, तो डिक्रीज़ क्यों होगा, क्योंकि देखो इस ये वाली वैल्यू अगर बढ़ी है तो ये वाली इसमें से माइनस हो रहा है, इसका मतलब इस फैक्टर में से कुछ ना कुछ जा रहा है, और अगर ये बड़ा है तो ये छोटा है, तो इसमें भी कुछ ना कुछ फैक्टर जो है वो बाहर निकल रहा है, माइनस हो रहा है। तो ये फैक्टर जो है ये क्या होता जाएगा, ये फैक्टर आपके पास जो है वो डिक्रीज़ होता जाएगा। एज ए होल द टर्म ओमेगा एल -1/ओमेगा c डिक्रीजेस एंड करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस, क्योंकि ये वाला फैक्टर आपके पास डिक्रीज और ये फैक्टर तो वैसे ही कांस्टेंट है। तो पहले से यानी जब आपके फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे या कम करेंगे तो ये फैक्टर जो है इसने क्या होना है, 1 स्मॉल फैक्टर, आंसर आपके पास हो जाएगा लार्ज फैक्टर, और करंट जो है वो आपके पास बड़ा है। अब वो फ्रीक्वेंसी हमने ढूंढनी है जहाँ पे करंट का रिस्पांस जो है वो सबसे बड़ा है। तो उसके लिए हमने ये सपोज किया है 10 फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर। तो ये फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा की वैल्यू किसके बराबर है, ओमेगा आर। 10 फॉर ए पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे ओमेगा की जगह हम क्या लिखेंगे, ओमेगा आर। ये कोई भी फ्रीक्वेंसी है जो है 50 किलोहर्ट्ज़, 100 किलोहर्ट्ज़, जो है 150 किलोहर्ट्ज़, इसका हमें पता नहीं है, तो ये हम यहाँ पे चूँकि जर्नलाइज कर रहे हैं। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है। द टर्म ओमेगा एल -1/ओमेगा t डिक्रीजेस टू 0। तो इस टर्म में अगर हम ओमेगा की जगह ओमेगा आर पुट कर दें तो हम एक ऐसी वैल्यू पे पहुंच जाएंगे कि हमारा ये पूरा फैक्टर जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर ये फैक्टर डिक्रीज़ करें और इसको इतना डिक्रीज़ करें कि इसका आंसर जो है वो ज़ीरो हो जाए, इसको हमने इतना डिक्रीज़ करना है कि आपका आंसर जो है वो ज़ीरो हो। अगर ये टर्म आपके पास ज़ीरो हो गई तो आपके पास कांस्टेंट प्लस ज़ीरो, तो आंसर जो है ना वो छोटा होगा, और इतना छोटा आएगा कि आपके पास करंट की वैल्यू जो है वो बड़ी आएगी। सो दैट करंट आई नॉट बिकम्स मैक्सिमम। ओमेगा की जगह ओमेगा आर वैल्यू रखनी है, इतनी वैल्यू रखनी है कि आपके पास जो करंट की वैल्यू होगी वो सबसे बड़ी आएगी। दिस फ्रीक्वेंसी, कौन सी फ्रीक्वेंसी, ओमेगा आर। दिस फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर एट विच करंट बिकम्स मैक्सिमम इज़ कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इस फ्रीक्वेंसी को हम नाम क्या देंगे, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है ना ये अब हम ढूंढते हैं जी। तो हमारा जो फैक्टर है वो है ओमेगा एल -1/ओमेगा c। इसमें हमने क्या पुट करना है, इसमें हमने पुट करना है ओमेगा की जगह ओमेगा आर। तो ये आपके पास है ओमेगा आर इंटू एल -1/ओमेगा आर इंटू सी। इसका आंसर हमने डिक्रीज़ करवाना है, इतना डिक्रीज़ करवाना है कि क्या वैल्यू बन जाए, ये आपके पास ज़ीरो बन जाए। तो इस फैक्टर को अगर आप देखो तो इसमें ओमेगा आर एल माइनस है, राइट साइड पे जाके प्लस 1/ओमेगा आर इंटू सी। ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ओमेगा आर स्क्वायर, और एल मल्टीप्लाई तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद आप बोथ साइड पे स्क्वायर रूट ले लें, तो 1/√LC स्क्वायर और अंडर रूट कट गया, ओमेगा आर इक्वल टू 1/√LC। ये जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और आप देखें कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर पे डिपेंड कर रही है, आर जो है वो हमारा कांस्टेंट है। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम बोलते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 2πf, और साथ में लिख लें आर। आर जो है ये आपके पास है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी।
इक्वल टू स्क्वायर रूट 1/LC। अब 2 पाई मल्टीप्लाई तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो है ये हमें मिल गई। ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे करंट की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आएगी। तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम जो है ये अभी हम फाइंड करेंगे। दिस इज़ द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। And it depends upon inductance and capacitance। अब जी करंट इन RLC सीरीज सर्किट। करंट in RLC series circuit at resonance। तो इसके लिए आप देखें बेटा कि जो हमारे पास करंट की वैल्यू है आई नॉट इक्वल टू ई नॉट ओवर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1/ओमेगा C इसका स्क्वायर। तो अगर आप पुट कर दें ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, और उसके बाद हमें ये पता है कि जब ओमेगा की जगह हम ओमेगा आर पुट करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है वो है ज़ीरो। इसको उठा के राइट साइड पे ले जाएं, ओमेगा आर एल इक्वल टू 1/ओमेगा RC। इस वैल्यू को अगर आप यहाँ पे पुट कर दें, आई नॉट इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर, इधर भी क्या पुट कर देना है ओमेगा आर, इधर भी ओमेगा आर। ओमेगा आर किस ओमेगा आर एल माइनस 1/ओमेगा C की जगह क्या लिख देंगे ओमेगा आर एल इसका स्क्वायर। ये कट गया तो आपके पास ये टर्म हो गई ज़ीरो। वैल्यू आ जाएगी आई नॉट इक्वल टू ई नॉट ओवर आर स्क्वायर और स्क्वायर का, और उसके बाद स्क्वायर रूट, ये कैंसल आउट करें, स्क्वायर और अंडर रूट कट गया। ई नॉट इक्वल टू आई नॉट इक्वल टू ई नॉट डिवाइडेड बाय आर। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपके पास जो इम्पीडेंस था ये इम्पीडेंस डिक्रीज़ हो रही है क्योंकि ये पूरी एक टर्म जो है वो ख़त्म हो रही है। तो जब आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो आपके पास ये जो रेसिप्रोकल टर्म है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो यहाँ से आपके पास जो सर्किट बनेगा, ये जो आपके पास RLC सीरीज सर्किट है, RLC सीरीज सर्किट जो है ये बिहेव करेगा एज ए रेजिस्टिव सर्किट। तो इसमें आपके पास जो करंट का रिस्पांस आएगा ये बिल्कुल वैसे ही जो बिहेवियर आएगा वो रेजिस्टिव सर्किट के तौर पे आएगा, और करंट का रिस्पांस जो है वो मैक्सिमम है। और करंट का रिस्पांस क्यों मैक्सिमम है? क्योंकि यहाँ पे जो इम्पीडेंस है ये स्मॉल हो रही है। अब हम चेक करते हैं कि एक तो हमने देख लिया कि करंट इन RLC सीरीज सर्किट, अब है इम्पीडेंस इन RLC सीरीज सर्किट। इम्पीडेंस को भी चेक कर लेते हैं। पहले मुझे इम्पीडेंस करना चाहिए था, तो ये वाला जब आप लिखेंगे तो इम्पीडेंस यहाँ पे जो मैं लिखूँगा इसको पहले नंबर पे लिखना है, इसको फिर बाद में लिखिएगा। इम्पीडेंस, इम्पीडेंस इन RLC सीरीज सर्किट एट रेजोनेंस। तो इम्पीडेंस जो है वो है आपका Z इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये आपके पास इम्पीडेंस की टर्म आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस
1/ओमेगा c इसका स्क्वायर। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, तो z इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर इंटू एल माइनस 1/ओमेगा आर इंटू सी इसका होल स्क्वायर। एट रेजोनेंस ओमेगा आर एल इक्वल टू 1/ओमेगा आर सी होता है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दो, z इक्वल टू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा आर एल माइनस 1/ओमेगा आर सी की जगह आ जाएगा ओमेगा आर एल इसका होल स्क्वायर। तो आप देखो ये टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो z जो है ये किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर, स्क्वायर और अंडर रूट कटा तो आंसर आपके पास आ जाएगा r। तो एट रेजोनेंस सर्किट बिहेव एज प्योरली रेजिस्टिव। एट रेजोनेंस सर्किट बिहेव एज प्योर रेजिस्टिव। तो आप देखो जो आपके पास इम्पीडेंस में एक टर्म और ये दूसरी टर्म, तो सेकंड टर्म जो है वो ख़त्म हो रही है, आपके पास एक टर्म बच रही है। तो आपके पास जो रिज़ल्टेंट बनेगा, जो रिज़ल्टेंट इम्पीडेंस होगा वो सिर्फ रेजिस्टिव है, तो रिज़ल्टेंट जो है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो अगर आपके पास यहाँ पे ये टर्म ख़त्म हो रही है तो इम्पीडेंस अगर कम हो रही है तो इसका मतलब करंट जो है वो बढ़ेगा, तो रेजोनेंस पे करंट जो है वो बढ़ेगा। अब हम ना इसका ग्राफ बनाते हैं कि रेजोनेंस पे करंट जो है वो कैसे बढ़ जाएगा, इसको हम शो करते हैं विद फ्रीक्वेंसी। तो एक हम बनाते हैं जी ग्राफ हम बनाने जा रहे हैं फॉर इम्पीडेंस। फ्रीक्वेंसी अलोंग जेड एक्सिस है, सॉरी एक्स एक्सिस है, और जेड एक्सिस सॉरी जेड नहीं वाई एक्सिस में जो है वो जेड है, जेड मतलब इम्पीडेंस। तो जब आपके पास लो फ्रीक्वेंसी होगी, ये आपके पास टर्म क्या बनेगी, z इक्वल टू स्क्वायर रूट उसके बाद आर स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह आप लिख लो 2 πf इंटू एल माइनस 1/2 πf इंटू सी इसका होल स्क्वायर। तो एक हमने लो फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, एक हमने हाई फ्रीक्वेंसी जो है वो चेक करनी है। अब आप देखो कि अगर हम ये सपोज़ कर लें कि फ्रीक्वेंसी f जो है वो है 0, तो यहाँ पे अगर आप 0 पुट करोगे तो आंसर क्या बनेगा, ये आपके पास वैल्यू 0 आ जाएगी, मतलब लो फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो बनेगी ये बनेगी आपके पास 0 माइनस इन्फिनिटी इसका स्क्वायर, एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर जो है वो प्लस इन्फिनिटी होगा। अच्छा अब आप देखो कि जब प्लस इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी मल्टीप्लाई बाय समथिंग, आपके इन्फिनिटी में जब आप समथिंग ऐड करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी ही आएगा, मतलब आपके पास बड़ा आंसर आएगा। लेकिन जब हम यहाँ पे हैं लो फ्रीक्वेंसी पे तो आपके पास कोई इन्फिनिटी वैल्यू मिलेगी। लेकिन हम इसको ना 0 पे चेक नहीं करेंगे, बल्कि इसमें कुछ ना कुछ हमने वैल्यू ऐड करनी है। तो लेट्स सपोज कि हम यहाँ पे वैल्यू जो है वो कह लेते हैं, ये आपके पास 10 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। तो अगर आप ये पुट कर दो, एल की वैल्यू को आप 1 ले लो और सी की वैल्यू जो है इसको भी 1 ले लो, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 पाई कांस्टेंट है। तो अगर ये वैल्यू जो है वो 10 है तो ये आपके पास 1/10 आ जाएगी। यहाँ पे वैल्यू अगर 10 है तो यहाँ पे वैल्यू 1/10 आ जाएगी। तो 1/10 कितना बन जाएगा, ये आपके पास 0.1 आ जाएगा। तो आपके पास ये वैल्यू बड़ी आएगी, ये वैल्यू आपके पास आएगी छोटी। तो जब ये वैल्यू छोटी, बड़ी में से छोटी को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर जो है ना वो आपके पास आ जाएगा बड़ा आंसर, क्योंकि स्क्वायर आया हुआ है। तो आपके पास लो फ्रीक्वेंसी जब होगी तो आपके पास एक बड़ा आंसर आएगा। लेट्स सपोज मैं ये कह लेता हूँ, ये मेरे पास पॉइंट है फ्रीक्वेंसी का, ये आपके पास लो फ्रीक्वेंसी है। इस फ्रीक्वेंसी को आप कह लो कि चलें F1 कह लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है हाई फ्रीक्वेंसी। जब आप हाई फ्रीक्वेंसी पुट करते हैं तो जैसे मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ हाई फ्रीक्वेंसी, अगर आप F की वैल्यू पुट करो इन्फिनिटी,
तो ये आपके पास हो गया इन्फिनिटी, आर स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी, इधर आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी, और यहाँ पे 1/इन्फिनिटी 0, तो आपके पास वैल्यू आएगी इन्फिनिटी माइनस 0 इसका स्क्वायर। तो आपके पास आंसर जो है वो फिर बड़ा आएगा, और स्क्वायर लेने से आंसर और बड़ा आएगा। लेकिन अगर हम इसको फाइनाइट नंबर के लिए करें, लेट्स सपोज आप इसको पहले हमने 10 पुट किया था, अब आप यहाँ पे 1000 पुट कर दें, और 2 पाई तो कांस्टेंट है, एल जो है इसको हमने 1 सपोज किया हुआ है, इसको भी 1 सपोज किया हुआ है। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास लार्ज फ्रीक्वेंसी पे आपको एक बड़ी वैल्यू जो है वो मिलेगी। तो लार्ज फ्रीक्वेंसी पे आपके पास एक बड़ी वैल्यू, और जब आपके पास ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर था तो ये टर्म कट गई थी, आपके पास एक कांस्टेंट फैक्टर था। तो वो जो आपके पास कांस्टेंट फैक्टर है ये कांस्टेंट फैक्टर आर, तो इसकी वजह से आपके पास इम्पीडेंस जो है इसकी कुछ ना कुछ आपको वैल्यू मिलेगी। तो जेड एक्सिस में आपको इम्पीडेंस की कोई वैल्यू मिलेगी, और ये जो फ्रीक्वेंसी होगी इस फ्रीक्वेंसी को आप लिख लो एफ आर। और अगर आपने एफ आर नहीं लिखना, आप इसको एंगुलर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो फिर आप इसको लिख लो, ये आपके पास ओमेगा है, ये आपके पास ओमेगा 1, ये आपके पास ओमेगा 2 फ्रीक्वेंसी लिख लें, इसको आप लिख लो ओमेगा आर। तो आपके पास कुछ ग्राफ जो है ना ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये जो पॉइंट होगा ये पॉइंट आपको बताएगा मिनिमम इम्पीडेंस। यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी ये आपके पास है मिनिमम इम्पीडेंस, और यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम इम्पीडेंस आएगी। तो जब आपने लो और हाई फ्रीक्वेंसी पुट करनी है, आपका आंसर जो है वो क्या आएगा, वो बड़ा आएगा, आपको मैक्सिमम इम्पीडेंस मिलेगी। और अगर आप जो है करंट का ग्राफ बनाएं, ग्राफ फॉर करंट, तो यहाँ पे आप देखो ये टर्म जो है ना ये आपके पास है एक्चुअली Z E नॉट ओवर Z। तो Z क्या है, ये आपके पास आ गया इम्पीडेंस। तो अगर आप करंट का और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या सिर्फ फ्रीक्वेंसी लिख लें, और उसके बाद जो है आपके पास बाई एक्सिस में करंट है, तो ये जो ग्राफ होगा ना ये उल्टा हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है इसमें इसकी जो शेप है ना वो कुछ इस तरह से आएगी, क्योंकि जब आप देखो अगर आप यहाँ पे ज़ीरो वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास ये फैक्टर जो है इसने इन्फिनिटी बनना है, और अगर आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो आपके पास आंसर जो है वो ज़ीरो होगा। और उसके बाद जो है ना जब आप पुट करेंगे ओमेगा आर एल और 1/ओमेगा आर सी, इनको जब बराबर रखेंगे तो ये कट जाएगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी ई नॉट ओवर आर। तो जो ग्राफ आएगा ये आपके पास आएगा एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, जिसको हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। यहाँ पे जो ग्राफ होगा इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम आएगी, और इस पॉइंट पे मैक्सिमम करंट आएगा आई नॉट, और आई नॉट की वैल्यू आएगी ई नॉट ओवर आर। और ये जो पॉइंट है, ये जो आर है, ये हमें बता रहा है कि जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर आना है तो जो आपका सर्किट होगा ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट जो है वो बन जाएगा। अब हम बच्चों देखेंगे कि फेस इन RLC सीरीज सर्किट। तो तीसरी प्रॉपर्टी हम जो सॉल्व करेंगे, पहली प्रॉपर्टी हमने सॉल्व की इम्पीडेंस, दूसरी करंट, और तीसरा जो है ना वो है फेस एट RLC सीरीज सर्किट। तो फेस एंगल जो है इसको हम चेक करेंगे। तो फेस एंगल के लिए हमने ग्राफ बनाया, जो हमने इक्वेशन बनाई थी, एज वी नो दैट फाई इक्वल टू tan इनवर्स, और हमने लिखा था XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R, फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL जो है इसको हमने लिखा था ओमेगा L माइनस XC 1/ओमेगा C डिवाइडेड बाय R एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एट ओमेगा इक्वल टू ओमेगा आर, फाई इक्वल टू tan इनवर्स
ओमेगा आर एल माइनस 1 ओवर ओमेगा आर इंटू सी डिवाइडेड बाय आर। तो एट रेजोनेंस हमें ये पता है कि ओमेगा आर एल और 1 ओवर ओमेगा आर सी ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लें, फाई इक्वल टू tan इनवर्स ओमेगा आर, ये आपके पास ओमेगा आर एल माइनस 1 ओवर ओमेगा आर सी की जगह आ जाएगा ओमेगा आर एल डिवाइडेड बाय आर। तो ये टर्म कैंसल आउट, फाई इक्वल टू tan इनवर्स 0 बटा आर। तो 0 बटा समथिंग जो है ये आपके पास आ जाएगा 0। फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0। तो tan इनवर्स ऑफ 0 जो है ना इसकी वैल्यू होती है 0। तो अगर tan इनवर्स 0 है तो आप देखो कि हमने जब RLC सीरीज सर्किट जो है डिज़ाइन किया था, एक रजिस्टर, उसके बाद इंडक्टर, उसके बाद कैपेसिटर, इसको हमने जब एक ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट किया था तो हमने कहा था कि जो इनपुट जा रही है वो है E इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी, और करंट में हमने बनाया था I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो फाई की वैल्यू जो है वो आपके पास आ गया 0। तो अगर फाई 0 है इसका मतलब ये है कि आपके पास I इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी और E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये दोनों आपस में बराबर आ गए। तो इसका मतलब जो फेज़ वोल्टेज का है वही फेज़ करंट का है, और ये बात ट्रू होती है रजिस्टर के अंदर। तो अगर फाई इक्वल टू 0 है विच मीन्स एट रेजोनेंस if phi equal to 0 which means at resonance circuit behave as purely resistive। तो सर्किट का बिहेवियर जो है वो रेजिस्टिव है, दैट इज वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। तो वोल्टेज और करंट इन फेज आएंगे क्योंकि जो आपका वोल्टेज की इक्वेशन है वो साइन ओमेगा टी के साथ है, और जो करंट की इक्वेशन है वो भी आपके पास साइन ओमेगा टी है। इनका अगर आप ग्राफ बनाओ तो दोनों का ग्राफ जो है वो साइन वेव है। ये आपके पास वोल्टेज का ग्राफ और ये आपके पास करंट का ग्राफ, दोनों इन फेज जो है वो ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ तक आपका लेक्चर जो है ना ये कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू बच्चों, ये जो है ना वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप अच्छे से लर्न करिएगा। थैंक यू।